सामाजिक विज्ञान के छठे टॉपिक में राष्ट्रपति शक्तियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं या राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनको दो भागों में बांटते हैं, सामान्य कार्य और दूसरा है आपातकालीन कार्य। सामान्य और आपातकालीन कार्य। अब सामान्य कार्यों में भी अलग अलग प्रकार के रहते हैं। जैसे सामान्य कार्यों में सबसे पहले अपन सामान्य कार्य करेंगे पहले, फिर आपातकालीन कार्य। सामान्य कार्यों में पहला काम है प्रशासनिक या कार्यपालिका संबंधी कार्य। तो प्रशासनिक और कार्यपालिका संबंधी कार्य, इसके अंतर्गत इसमें पहला कार्य नियुक्तियों से संबंधित कार्य। नियुक्तियों से संबंधित कार्य। इसका मतलब है कि अब एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं सारी की सारी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे मंत्री हैं, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक, लेखा परीक्षक, मैं वापस बताता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर जितने प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक स्तर पर जो नियुक्तियां की जाती है वो सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं। सभी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, ये सारी नियुक्तियां कार्यपालिका शक्तियां या प्रशासनिक शक्तियों में आती हैं। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियां बताओ। तो ये जो पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, इसमें मैं अलग अलग बताऊंगा आपको, जिसमें एक पहली है नियुक्तियों से संबंधित शक्तियां। अब जो राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है ये अपनी इच्छा से नहीं करता है। राष्ट्रपति कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं करता है। राष्ट्रपति सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो अब देखो, ये एक प्रधानमंत्री की शक्ति भी होगी, प्रधानमंत्री का कार्य भी हो गया कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा। प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों को मंत्री बनाना चाहता है उनकी लिस्ट राष्ट्रपति को भेजेगा, राष्ट्रपति फिर उनको मंत्री पद की शपथ दिलाएगा। प्रधानमंत्री जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाना चाहता है, जिसको राज्यपाल बनाना चाहता है, उनके नाम की सूची राष्ट्रपति के पास भेजेगा, फिर राष्ट्रपति उनको नियुक्ति देगा, उनको शपथ दिलाएगा। इसी प्रकार दूसरा कार्यपालिका शक्ति में दूसरी है शासन संचालन से संबंधित कार्य। शासन संचालन से संबंधित कार्य, इस कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, यानी संसद की बैठक बुलाता है, संसद की बैठक बुलाता है, कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश देता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी इनके लिए नियम निर्धारित करता है, इनके लिए संचालन करता है, और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। बैठक बुलाता है और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, विभागों का बंटवारा करता है मंत्रियों के बीच में। लेकिन ये सारे काम किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। कौन? राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका शक्तियां कर रहे हैं अपन। सामान्य शक्तियों में पहली शक्ति कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति पहली शक्तियां नियुक्तियों से संबंधित शक्तियां, दूसरी शासन संचालन से संबंधित शक्तियां, तीसरी विदेशी मामलों से संबंधित शक्ति। विदेशी मामलों से संबंधित कार्य या शक्ति। अब विदेशी मामलों से संबंधित क्या होता है? जैसे
भारत ने किसी और देश के साथ समझौता किया तो समझौते पर हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उस पर हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। विदेशों में राजदूत होते हैं। भारत के जिन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, उन देशों में भारत का एक प्रतिनिधि होता है जिसको आईएफएस कहते हैं, भारतीय विदेश सेवा, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है। जैसे आईएएस होते हैं ना, आईएएस यूपीएससी में जो प्रशासनिक अधिकारियों का तीसरा कैडर है, पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस और तीसरा आईएफएस। तो ये जो विदेशों में राजदूतों की नियुक्तियां करता है, राजदूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध और शांति से संबंधित शांति संध्या करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही युद्ध का और शांति संधियों का निर्णय किया जाएगा। तो ये कार्यपालिका शक्ति में तीसरा हो गया। चौथा है सेना संबंधी कार्य, सेना से संबंधी कार्य में तीन सेनाएं हैं भारत में। कौन कौन सी? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन तीनों सेना के सेनापतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इन तीनों सेनाओं के सेनापतियों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का जो सेनापति होते हैं, थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष और वायु सेना अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सेना से संबंधित जो भी भर्तियां होती हैं, सभी प्रकार की भर्तियां, जितनी भी रिक्रूटमेंट, भर्तियां मतलब रिक्रूटमेंट, यानी नए सैन्य अधिकारियों की नियुक्तियां हैं, चाहे वो सामान्य सैनिक है या कितना ही बड़ा अधिकारी है, उन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति के निर्देश से ही होती हैं। तो ये चार प्रकार की शक्तियां बताई मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार प्रकार की शक्तियां बताई। ये चारों की चारों कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होगी। सामान्य शक्तियों में पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में ये चार शक्तियां। अब सामान्य शक्ति में मैं आपको दूसरे प्रकार की शक्ति बताता हूं, वित्तीय शक्तियां, वित्तीय नहीं, विधायी शक्तियां। विधायी कार्य, आगे समझ गए? ये पहली प्रकार की थी, ये दूसरी प्रकार की शक्ति। किसके अंतर्गत? सामान्य कार्यों में पहली ये है, दूसरी ये देखो 1 2। अब विधायी शक्तियां का मतलब होता है कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां। कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। कानून कौन बनाता है देश में? संसद बनाता है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा को कानून बनाएगा। कानून बनाने के बाद वो प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति फिर उसको क्या देगा? अनुमति देगा। राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा। अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे तो फिर कानून नहीं बन सकता। तो विधायी शक्तियों में यानी जो विधान से संबंधित जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, जैसे लोकसभा ने, राज्यसभा ने कोई विधेयक पेश किया, पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, राष्ट्रपति को लगा कि ये कानून थोड़ा गलत है, सही नहीं बना है, इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को वापस लोकसभा राज्यसभा के पास भेज सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के पास क्या करेगा?
भेज सकता है, लेकिन वो एक बार ही भेज सकता है। जैसे मान लो पहली बार लोकसभा राज्यसभा ने विधेयक पेश किया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने या तो वो अनुमति देगा या नहीं देगा, और नहीं दी तो उसको वो वापस भेजेगा कि इस पर आप पुनर्विचार करो, दोबारा सोचो, देख लो, आप दोबारा देख लो। संसद ने उसको दोबारा देखकर फिर वापस भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा, अब वो मना नहीं कर सकता। यानी संसद ने कोई कानून पहली बार राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर वो कानून सही तरीके से नहीं बना है, गलत तरीके से बना है, तो उसको वापस भेजेगा संसद के पास, और संसद उसमें सुधार करेगी और उसके बाद वापस राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति उसको अनुमति देगा, उसको अनुमति देने से मना नहीं कर सकता, उसको अनुमति देने से मना नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। अब इसी में दूसरा संसद का अधिवेशन बुलाता है, संसद में क्या बुलाता है, अधिवेशन बुलाता है, कौन, राष्ट्रपति। यानी अधिवेशन का मतलब होता है सभा बुलाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी हैं उनको एक जगह इकट्ठा होने का आदेश देता है कि आप इकट्ठे हो जाओ, समय समय पर उनको इकट्ठा होने का आदेश देता है ताकि वो कानून बना सके, उसको कहते हैं अधिवेशन बुलाना। राष्ट्रपति संसद में भाषण भी दे सकता है, राष्ट्रपति संसद में क्या देता है, भाषण भी देता है, लेकिन हमेशा नहीं देता है, समय समय पर जब भी पहला अधिवेशन होगा उसमें वो भाषण दे सकता है, मना भी कर सकता है और भाषण दे भी सकता है, लेकिन वो मना नहीं करेगा। मना करने का मतलब क्यों नहीं है, संसद अगर लोकसभा उसको बुलाएगी कि आप राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए आमंत्रित हैं तो वो भाषण देगा। तो ये उसकी कुछ विधायी शक्तियां थी। एक और विधायी शक्तियां जो अपने पहले भी की थी, सदस्य मनोनीत करने की शक्ति, सदस्य मनोनीत करने की शक्ति। लोकसभा में 12 सदस्य और राज्यसभा में लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये विधायी शक्तियों में आएगा। विधायी शक्तियों में लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, अपने पहले किया था, और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे अध्यादेश जारी करना, ये भी राष्ट्रपति का कैसा अधिकार है, विधायी अधिकार है, विधायी शक्ति है। यानी अध्यादेश क्या होता है, देखो कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, कानून संसद बनाती है। अब कानून बनाने के लिए संसद का अधिवेशन बुलाना आवश्यक है, कानून बनाने के लिए संसद का अधिवेशन बुलाना आवश्यक है, लेकिन अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए कहेगी। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए कहेगी, और तब राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो अध्यादेश कहलाता है। प्रश्न आ जाए 1 नंबर का, अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। अध्यादेश कब जारी करता है,
जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और कानून बनाना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये विधायी शक्तियां हो गई। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है अलग से, राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां बताओ, तो ये 4 शक्तियां लिखनी है। विधायी शक्तियां बताओ, तो ये 5 शक्तियां लिखनी है। संसद में भाषण दे सकता है, अधिवेशन बुलाता है, कानून निर्माण करता है, सदस्य को मनोनीत करता है, अध्यादेश जारी करता है, किसी भी विधेयक को वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है संसद के पास। अब इसी में है तीसरी शक्ति, वित्तीय शक्ति। किसकी तीसरी? सामान्य कार्यों में, सामान्य कार्यों में पहला है कार्यपालिका प्रशासन शक्ति, दूसरी थी विधायी शक्ति, विधायी कार्य, और तीसरा किया है अपन ने वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्यों में बजट होता है मुख्य रूप से। साल में एक बार देश की आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है, साल में एक बार देश की आय और व्यय का, यानी आय और खर्च का लेखा जोखा होता है, वो संसद में पेश किया जाता है, उसे बजट कहते हैं। प्रश्न आ सकता है बजट किसे कहते हैं, तो क्या लिखना है? एक वित्तीय वर्ष में देश को होने वाली आय और खर्च का जो लेखा जोखा होता है, आय और खर्च का जो हिसाब होता है, उसको बजट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट हमेशा लोकसभा में पेश होता है, बजट हमेशा लोकसभा में पेश होता है, बजट हमेशा लोकसभा में पेश होता है। बजट वित्त मंत्री पेश करता है, बजट वित्त मंत्री पेश करता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है, यानी जो बजट पेश होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही पेश होगा। अब बजट से संबंधित कोई भी काम होगा, कोई प्रस्ताव होगा, तो उसको क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन विधेयक। पहले ही बताया था मैंने, धन विधेयक किसे कहते हैं? तो ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई प्रस्ताव जिसमें पैसों का लेन देन हो, जिसमें पैसों का लेन देन हो। कहने का मतलब है राजकोष से पैसे निकालने हैं, राजकोष से पैसे जमा करने हैं, नया टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, टैक्स में वृद्धि करनी है, टैक्स में कमी करनी है, खर्चे के संबंध में कटौतियां करनी है, खर्चा बढ़ाना है। तो ऐसे सभी कार्य, ऐसे प्रस्ताव होंगे वो धन विधेयक कहलाएंगे। संसद में धन विधेयक पेश करने से पहले उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी जरूरी होती है। लाइन ध्यान रखना, संसद में धन विधेयक को पेश करने से पहले उस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं होगा, ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति अनुमति देगा, उसके बाद ही वो विधेयक संसद में पेश होगा। तो ये वित्तीय शक्तियां हैं। तो सामान्य कार्यों में पहले की थी कार्यपालिका शक्तियां या कार्य प्रशासनिक कार्य, दूसरा विधायी कार्य, तीसरा वित्तीय शक्तियां, और चौथी और अंतिम शक्ति है ये न्यायिक कार्य। आगे बात समझ में? यानी सामान्य कार्य 4 प्रकार के हुए: कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्यों का मतलब, इसके अंतर्गत 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और न्यायालय से संबंधित जो भी कानून बनता है, न्याय से संबंधित जो भी कानून बनता है, उस कानून के लिए, उस कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, वरना वो कानून लागू नहीं होगा। तो एक लाइन ध्यान रखनी है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कंटेस्ट करनी है। लाइन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक दूसरी,
न्यायपालिका से संबंधित कोई भी कानून तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देवे। दूसरा। तीसरा, राष्ट्रपति किसी भी सजा प्राप्त अपराधी को माफ कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो वो मृत्यु दंड को के विरुद्ध अगर उसके पास अपील की जाए, प्रार्थना की जाए कि हे राष्ट्रपति महोदय मुझे माफ कर दो, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो उसको मृत्यु दंड से माफ कर सकता है। यानी मृत्यु दंड को सामान्य सजा में बदल सकता है, आजीवन में बदल सकता है, 10 वर्ष में बदल सकता है, 7 वर्ष में बदल सकता है, जो भी है वो राष्ट्रपति के विवेक पे कार्य करता है। तो 3 कार्य, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायपालिका संबंधी कानून निर्माण संबंधित कार्य और राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ कर सकता है। तो ये थी अपनी सामान्य शक्तियां। अभी आपातकालीन शक्तियां बाकी हैं। आपातकालीन ज्यादा नहीं है, बहुत सरल है, इसमें थोड़ा वैरायटी ज्यादा है। देखो तो एक कार्य कार्यपालिका, दूसरा विधायी कार्य, तीसरा वित्तीय कार्य, चौथा न्यायिक कार्य। तो इनको उतार दिया होगा सबने, उतार दिया, वेरी गुड। अब अपन करेंगे आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल किसे कहते हैं? देखो भारतीय जो संविधान है, संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकाल देखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356, 360 में आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल का प्रावधान है। अब तीनों में अलग अलग व्यवस्था है। तो अपन आपातकाल की जो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। तो तीनों को अपन एक एक को देखेंगे। पहली जो शक्ति है उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352 में। अब कब लागू होगा ये? विदेशी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह होने या इसकी संभावना होने पर देश पर विदेशी आक्रमण या बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह होने या उसकी संभावना होने पर देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, देश की सुरक्षा भंग हो सकती है, देश पर संकट आ सकता है, देश की एकता अखंडता खंडित हो सकती है, देश के बंटवारा हो सकता है, देश के टुकड़े हो सकते हैं, देश में अशांति फैल सकती है, देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो इन खतरों को टालने के लिए राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपातकाल घोषित होगा, राष्ट्रीय आपात घोषित होगा, तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगी, राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। किसके पास चली जाएगी? राष्ट्रपति के पास चली जाएगी। आगे बात समझ में? वापस बताता हूं। बाह्य आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण, युद्ध, कोई किसी प्रकार का युद्ध छिड़ गया देश या देश के पड़ोसी राज्यों में की वजह से भारत में, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है लोग हथियार लेकर सड़कों पर आ गए एक दूसरे को मारने के लिए। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू कर देगा। इसका मतलब अब देश में शासन संचालन की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाएगी।
ठीक है। लेकिन ये राष्ट्रीय आपात लागू करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है, संसद की अनुमति आवश्यक है, संसद की अनुमति आवश्यक है। लेकिन एक चीज और है, संसद की अनुमति के बिना भी 2 माह तक राष्ट्रपति द्वारा आपात लागू किया जा सकता है। कैसे? देखो, जैसे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेगा, उस घोषणा के 2 माह के भीतर उसको संसद में अनुमति मिलनी आवश्यक है, संसद में अनुमति मिलनी आवश्यक है। इसका मतलब जब राष्ट्रपति एक बार आपातकाल की घोषणा करेगा, जब राष्ट्रपति एक बार आपातकाल की घोषणा करेगा तो वो आपातकाल 2 महीने तो लागू रहेगा ही रहेगा, चाहे संसद अनुमति दे या न दे। देता है तो फिर आगे बढ़ता जाएगा, अगर नहीं देता है तो 2 माह लागू रहेगा और फिर वो स्वतः ही वो आपातकाल समाप्त हो जाएगा। अब एक इसमें थोड़ा सा जटिल सा प्रश्न है कि आपातकाल जो अनुच्छेद 352 है, 352 में एक शब्द यूज किया गया था, आंतरिक अशांति के कारण भी यहाँ पर है, इसकी जगह था, इस सशस्त्र विद्रोह है ना, उसकी जगह एक शब्द था आंतरिक गड़बड़ी। ये सब बाद में जोड़ा गया है, ये शब्द बाद में जोड़ा गया है। ये था कि विदेशी आक्रमण, बाह्य आक्रमण, युद्ध या आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो 1971 के बाद जब देश में कुछ, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, 71 में युद्ध हुआ, उस दौरान देश के जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने, विदेशी आक्रमण का भय था, यानी भारत पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया। फिर 1971 से लेकर 75 तक चला और 75 में इंदिरा गांधी ने एक आपातकाल और लागू कर दिया, आपातकाल के अंदर आपातकाल, और वो आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लागू किया गया कि देश में गड़बड़ी हो सकती है, देश में गड़बड़ी हो सकती है। अब इंदिरा गांधी एक समझदार प्रधानमंत्री थी, उसे पता था कि देश में गड़बड़ी हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, आपातकाल, आपात के भीतर आपात लागू कर दिया और आधार बनाया आंतरिक गड़बड़ी। लेकिन विपक्ष, जो देश का विपक्ष है, उसका हमेशा एक ही कार्य रहा है सरकार की नीतियों का विरोध करना। तो विपक्ष ने इसका विरोध किया कि ये आंतरिक गड़बड़ी की परिभाषा क्या है, क्या है आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी कोई भी बहाना, मतलब एक प्रकार का बहाना बताया विपक्ष ने इसको। उसके बाद क्या हुआ कि इस आंतरिक गड़बड़ी को सबको हटा करके उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जनता पार्टी सरकार ने। अब राष्ट्रीय आपात जो 352 के अंतर्गत लगता है, तो उसके अंतर्गत इसमें एक संशोधन किया गया था, जो संशोधन बता रहे उसमें प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्या हो सकता है? प्रश्न ये हो सकता है कि 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के प्रावधान क्या क्या थे, यानी 44वें संविधान संशोधन। ये प्रश्न हो सकता है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 में क्या क्या संशोधन किया गया। तो पहला क्या किया गया? पहला संशोधन किया आंतरिक गड़बड़ी शब्द को के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी शब्द के आधार पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता, घोषित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ सकता है ऐसा।
टफ प्रश्न है ये, लेकिन ध्यान रखना आपको। दूसरा ये है कि संसद की अनुमति आवश्यक है। दूसरा ये है कि आपातकाल राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से ही आपात लागू करें, यानी बिना मंत्रिमंडल के परामर्श से आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। और तीसरा किया संशोधन कि आपातकाल की घोषणा के बाद, आपात की घोषणा के बाद 1 माह के भीतर उसे संसद में बहुमत के साथ पास करना आवश्यक है। बहुमत के साथ 1 माह के भीतर बहुमत से पास करना जरूरी है। और चौथा है दोनों शब्दों में इसको पास करना जरूरी है। 3 ध्यान रखना है, वैसे कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। तो ये 3 चीजें संशोधन किया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जनता पार्टी सरकार ने किया था। तो ये राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय यानी देश, आपात यानी संकट, जब देश पर संकट आ जाए तो देश की सारी शक्तियां, शासन संचालन की शक्तियां राष्ट्रपति के पास केंद्रित हो जाती हैं। तो ये एक प्रकार का आपातकाल किया हमने। अब देखो दूसरा करते हैं, दूसरा राज्यों से संबंधित है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 356 में है। इसमें क्या प्रावधान है, क्या देखो, अगर किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था भंग हो चुकी है, राज्य में तानाशाही फैल गई है, अशांति फैल गई है, राज्य में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई है, कानून व्यवस्था पर गुंडों मवालियों का अधिकार हो गया है, यानी राज्य की जो व्यवस्था है बिल्कुल तहस नहस हो गई है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल इसकी रिपोर्ट किसकी, राज्य की जो कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजेगा। किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा। आगे बात समझ में, किसके पास भेजेगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा। और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। यानी जैसे केंद्र में राष्ट्रीय आपात लगा था, तब सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ गई, उसी प्रकार राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। किसके पास आ जाती है, राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो राज्य क्या है, ये इसका देखो वापस बताता हूं कि राज्य की जब कानून व्यवस्था समाप्त हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तो राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को भेजता है, और राष्ट्रपति फिर मंत्रिमंडल को बताता है, और मंत्रिमंडल फिर उसको राष्ट्रपति को उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है, लिखित में सिफारिश करता है। ठीक है, और फिर अब राज्य की सारी जो व्यवस्था है वो कौन चलाएगा, राष्ट्रपति चलाएगा। अब राष्ट्रपति अकेला है, वो अलग राज्य में जाएगा थोड़ी कानून व्यवस्था चलाने के लिए, तो राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है,
राज्यपाल होता है। राज्यों में राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है, एजेंट होता है, वो राज्यपाल होता है। तो अब राज्य की कानून व्यवस्था कौन चलाएगा, शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, राज्यपाल चलाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपातकाल की दूसरे प्रकार की शक्ति है। अब तीसरे प्रकार का आपातकाल है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। इस प्रकार का आपात भारत में कभी नहीं लगा। देखो ये पूरे देश पे लगता है, ये राज्यों में लगता है, ये पूरे देश में लगता है। वित्तीय आपात भारत में कभी नहीं लगा। वित्तीय आपात कब लगता है, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना आपको। वित्तीय आपात तब लगता है जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, वित्तीय संकट आ जाए, राजकोष खाली हो जाए, तब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है। इसका मतलब उस समय क्या होगा, क्योंकि बाकी कभी लागू नहीं हुआ है तो इसके ज्यादा व्यवहारिक चीजें अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई चीजें हैं इसमें, जैसे अगर राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात लग जाए तो राष्ट्रपति के अलावा सभी कर्मचारियों के वेतन में कमी की जा सकती है, सरकारी कोष में खर्चों को कम किया जा सकता है, यानी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो 1, 2 और 3 ये 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो कितने प्रकार का, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। तो ये थी राष्ट्रपति की 2 प्रकार की शक्तियां की अपन ने, सामान्य शक्तियां जो पहले 4 प्रकार की थी, और ये आपातकालीन शक्तियां हैं जो 3 प्रकार की हैं। और अब अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री के कार्य। ठीक है, तो वो कार्य अपन अगले क्लास में करेंगे।